हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे डे 6 ऑफ मास्टर फिजिक्स इन 20 डेज। और आज के डे 6 पर हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारे पास है एटॉमिक न्यूक्लियस। एंड एटॉमिक न्यूक्लियस जो चैप्टर है ये आपके फिजिक्स के पार्ट का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर आता है डायरेक्ट केमिस्ट्री के पार्ट से, जो हमारा सबसे पहला है पीरियोडिक टेबल। तो इसके बाद हम लोग उसकी तरफ मूव करेंगे। अभी दिख रहा होगा आपको पीछे कुछ मॉलिक्यूल्स चक्कर लगा रहे हैं। तो चलो उनकी गर्दिश हम बंद करते हैं और अपनी पढ़ाई यहाँ पर चालू करते हैं। तो एक हम लोग ब्लैक कलर का यहाँ पे कलर लेते हैं एंड इसको शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा है और 5 मार्क्स का ये चैप्टर कंटेन करता है, मार्क्स इससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन पे हम क्या देखेंगे। सो व्हाट इज एन एटॉमिक न्यूक्लियस, ये हमें समझना है। इसके बाद इंपॉर्टेंस में एक्सप्लेन रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हमें यहाँ पर समझना होगा। ओके, आगे चलते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं। उससे पहले आओ मैं आपको समझा ही दूँ एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है। एटॉमिक न्यूक्लियस को ही रेडियो एक्टिविटी के नाम से टर्म्स यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलेगा, बस यही होता है। अब देखो एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी के बारे में। हमारे पास पीरियोडिक टेबल तो आपने पढ़ा नहीं, अभी पढ़ोगे आप। वैसे मैंने पहले पढ़ा रखा है तो थोड़ा बहुत शायद आइडिया अगर आपने पढ़ा हो। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिसमें से जो ऐसा बोलो कि 100 से ऊपर, जो मेनली खासतौर से 100 से ऊपर जो एलिमेंट्स ग्रेटर देन 100, वो काफ़ी ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल ये कि उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो क्वांटिटी होती है वो इक्वल नहीं होती है। हमें पता है कि एक स्टेबल न्यूक्लियस वो होता है, एक स्टेबल आइटम जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इक्वल अमाउंट होगा दोनों का। बट जब वो दोनों इक्वल नहीं हो, या तो प्रोटॉन ज़्यादा हो या न्यूट्रॉन ज़्यादा हो, इस तरीके से, तो न्यूक्लियस अपने आप को वहाँ पर बैलेंस करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। स्टेबिलिटी हर किसी को चाहिए लाइफ में। हर कोई चाहता है अच्छा खासा सक्सेस हो, नाम शोहरत पैसा सब चीज़ हो, और भी बहुत सी चीज़ें जो आप सोच रहे हो वही सब भी, तो सब कोई चाहता है। तो इनको भी स्टेबिलिटी चाहिए। उस स्टेबिलिटी के चक्कर में ही क्या होता है कि ये जो हाईली अनस्टेबल जो आइटम्स है, जिनका न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल है, तो उनके न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है। बहुत ही डिटेल प्रोसेस। अब सिंपल ऐसे समझो कि प्रोटॉन ब्रेक होकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन ब्रेक होकर प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो वो टूटेगा, न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो वो टूटेगा। ठीक है, ये सिंपल, आपको इतना समझना और दिमाग में कुछ नहीं लाना। तो रेडियो एक्टिविटी या फिर एटॉमिक न्यूक्लियस एक नेचुरल फिनोमेना है, जिसके थ्रू हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो अपने अंदर से रेडिएशन निकालते हैं। ये आपको डिफिनेशन लिख के आना है, आपको मार्क्स पूरा मिलेगा बस। तो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये न्यूक्लियस में होने वाला फेनोमेना है, इसलिए इसका नाम है एटॉमिक न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटॉमिक न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन का कोई भी काम है ही नहीं। प्रोसेस समझ में आ गया? ओके। अब इसी चीज को रेडियो एक्टिविटी बोला गया, कैसे डिस्कवर हुआ वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे थे हेनरी बैक्यूलर साहब, उन्होंने डिस्कवर किया था यूरेनियम सॉल्ट्स इमिट रेडिएशन। ये उनका कुछ था ऐसा कि लाल रंग का एक कपड़ा था, उसमें एक वो यूरेनियम के टुकड़े को उन्होंने बांध करके रख दिया था। कुछ दिन बाद आके देखा तो ये जो कपड़ा था लाल रंग का, वो भाई काला हो चुका था। ये लाल लाल बचा नहीं, ये काला हो गया। तो इससे उन्हें पता चला कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। बाद में पता चला कि वो रेडिएशन है जो उस न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने की वजह से निकल रही थी। इस तरीके से रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी हुआ। इसके बाद मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी जो हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने रेडियम एंड पोलोनियम का पता लगाया। तो हेनरी बेकलर ने यूरेनियम का पता लगाया, इन्होंने रेडियम एंड पोलोनियम का पता लगाया। एंड नेम द फेनोमेना रेडियो एक्टिविटी, इसका नाम उन्होंने दिया रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो जो दिख रहा है आपको, यही नाम दे दिया उनको, खत्म, बस। ओके। अब टाइप्स ऑफ रेडिएशन, तो 3 तरीके के हैं। एक अल्फा बीटा, तीसरा था गामा जो क्वेश्चन मार्क है। ओके, कितने टाइप के रेडिएशन यहाँ पे निकल रहे थे हमारे, 3 टाइप के निकल रहे थे। एक का नाम है अल्फा, ये होता है, एक का नाम है बीटा, और तीसरा हमारे पास है प्यारा गामा। ओके, अल्फा इज, अल्फा पार्टिकल्स हेवी पॉजिटिवली चार्ज होता है, याद रखो। एक एक प्रॉपर्टी यहाँ लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट। अल्फा पार्टिकल्स, ए नहीं अल्फा होगा, अल्फा पार्टिकल्स हेवी पॉजिटिव होता है और भारी होता है। बीटा पार्टिकल्स लाइट हल्का होता है एंड नेगेटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिव होता है, हल्का है नेगेटिव है, ठीक, अल्फा के उल्टा। और ये देख रहे हो बाबू साहब को, खतरा, ये गामा रे न्यूट्रल है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, एंड हाईली पेनिट्रेटिंग है। इसका मतलब ये आपके पूरे बॉडी को आर पार करके निकल जाएगा, छेद करके एकदम यहाँ से घुसेगा पीछे निकलेगा।
अब यहाँ से पूरा छेद हो जाएगा, ऐसा छेद होगा कि आप यहाँ से ऐसे करके ऐसे देख सकते हो दूरबीन से, तो ऐसे आपको दिखाई देगा, आप किसी भी एंगल से देखो दिखाई देगा। कितना खतरनाक है, इसलिए मैंने इसको ये खतरनाक वाला आइकन दिया है यहाँ पर, जिससे आपको इसकी खतरनाक पता चल सके। तो इस सिंबल से भी याद रख सकते हो कितना खतरनाक है गामा। तो तीनों में सबसे खतरनाक कौन है? गामा, इसलिए वो गाना बना है ना, गामा मारे। ओके, तो रेडियो एक्टिव डीके, अभी क्या है डेफिनेशन तो समझ में आ गया आपको। स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन, ये बाद में जाके इस डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया था। फिर एक तो मैंने आपको बताया वो एक डेफिनेशन है, दूसरा आप इस तरीके से बोल सकते हो कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, यानी कि अल्फा बीटा और गामा का लगातार निकलने का जो प्रोसेस है उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब बात यह है कि जब अल्फा निकलेगा तो न्यूक्लियस में क्या चेंज आएगा, बीटा निकलेगा तो न्यूक्लियस में क्या चेंज आएगा, और गामा निकलेगा तो क्या चेंज आएगा, वो हमें ध्यान रखना है। कि वो निकल तो न्यूक्लियस से रहा है तो उसके निकलने से कुछ तो चेंज होगा। और वो निकाल क्यों रहे रेडिएशन को, क्योंकि उनको अपनी जो अनस्टेबिलिटी है या तो प्रोटॉन के बढ़ने से या न्यूट्रॉन के बढ़ने से वो ठीक करना है। तो यहाँ देखो स्क्रीन पर, अगर अल्फा निकलता है तो अल्फा के निकलने से, अब याद रखोगे अल्फा जो है मैं बताता हूँ, अल्फा इज लाइक हीलियम न्यूक्लियस, तो अल्फा होता है हीलियम के जैसा, He2 हीलियम गैस के जैसा। तो अगर आप देखोगे गौर से तो हीलियम के जो पास जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है आपका 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर, ये 2 यहाँ पे काम नहीं आएगा, एक मिनट इसको हटाओ, हट जवाब। ओके ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4। तो अल्फा मतलब हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा अगर एक अल्फा निकला मतलब हीलियम के मुताबिक कुछ निकल गया, एक अल्फा निकलने का मतलब हीलियम का निकल जाना। तो हीलियम के जैसा कुछ अगर निकल रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 पीस है। एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से, मास नंबर डिनोट होता है ए से। ओके, तो अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो आपका एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा और मास नंबर 4 घट जाएगा, ये आपको याद रखना है। एटॉमिक नंबर 2 घटेगा, मास नंबर 4 घटेगा। और बीटा की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास जो बीटा है वो एज अ इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, -1। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, माइनस, अगर एक बीटा निकला मतलब -1 हो गया वो, तो वो तो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके निकलने से चार्ज में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए इसमें क्या होता है एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है इलेक्ट्रॉन का कम होना यानी कि प्रोटॉन ऑटोमेटिक बढ़ गया। अगर किसी भी न्यूक्लियस पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन है एंड जब 10 प्रोटॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए, ये बचा 9 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल तो ये एक पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ ही जाएगा। तो वही होता है अगर एक बीटा हमारा निकल रहा है तो एक बीटा के निकल जाने से क्या होता है, +1 चार्ज हो जाता है। एक बीटा अगर निकला तो +1 एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, बट मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, मास से रहेगा अनचेंज्ड। क्यों? क्योंकि निकला कौन है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट जीरो होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो कुछ चेंज नहीं आएगा। और जहाँ तक बात है हमारे गामा भाई साहब की, तो गामा बहुत डेंजर है, उनके पास ना तो कोई चार्ज है ना ही कोई मास है, तो उनकी वजह से कोई भी चेंज होता ही नहीं। अगर अल्फा निकला तो एटॉमिक नंबर 2 का, मास नंबर 4 का, बीटा निकला एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, मास नंबर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर गामा निकला किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि गामा निकल गया है, जैसे तुम अपने घर से निकलते हो किसी को पता नहीं चलता है, वैसे ही गामा है, बस वो आएगा गामा मारेगा उसके बाद निकल लेगा। ओके चले, अब बारी बारी इन तीनों की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहला, न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में जान लेते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बाइंडिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस जो है आइटम के अंदर में एक छोटा सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर रहता कौन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो फोर्स एक साथ बांध के रखती है उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स इज ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बाइंडिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? ओके, बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला, स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसके बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब ये जो कूलम्स का फॉर्मूला था, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इससे भी ज्यादा हार्ड कौन होता है, न्यूक्लियर फोर्स। ओके, दूसरी बात ये शॉर्ट रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए चार्ज का होना मैंडेटरी है, चार्ज होगा तभी वो फोर्स क्रिएट होगा। न्यूक्लियर फोर्स के लिए चार्ज का होना मैंडेटरी है, चार्ज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, लॉन्ग डिस्टेंस पे काम नहीं करेगा, आस पास होगा तभी जाकर के काम बनेगा। ओके,
दूसरी बात, इंश्योर्स न्यूक्लियस स्टेबिलिटी, और ये फोर्स इंश्योर करता है कि न्यूक्लियस स्टेबल रहे। क्लियर है? सिंपल सिंपल सी चीजें। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आई थिंक देखते हैं कौन सा टॉपिक है, मुझे भी याद नहीं। हाँ, ये हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मास डिफेक्ट जो मैंने इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर वाला जो पार्ट था हमारा, जहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, वो चैप्टर मुझे याद है, थर्मल फेनोमेनन थोड़ा सा था, तो वहाँ पे थोड़ा डिटेल में नहीं बताया मैंने। यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। और तो मास डिफेक्ट क्या होता है? इट इज डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियॉन्स। बेसिकली एक डिफरेंस है। सिंपल भाषा में समझाता हूँ क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियस को हम मान लो हीलियम का मान लो, ठीक है। तो हीलियम में हमें पता है कि 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो ओवरऑल उसका मास नंबर हम लोग 4 मान लेते हैं। यूनिट हमारे पास होता है डिनोट करने का एएमयू, तो हम बोल देते हैं 4 एएमयू होगा। बट होता क्या एक्चुअल में, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि जब वजन करते हैं तो ये एक अलग आता है। मास डिफेक्ट बेसिकली ये हो गया कि हमने जो माना न्यूक्लियॉन्स, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। मतलब न्यूक्लियॉन्स का मतलब हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंग जोड़ करके जो हमारा मास आया वो हमारा 4 है। बट एक्चुअल में जो मास उसका हमने जब वेट किया तो वो कुछ और आया। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल भाषा में मास डिफेक्ट। तो इसलिए मास डिफेक्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, समझ में आया? न्यूक्लियॉन्स क्या हुआ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को जोड़ के जो मास हमने लिया वो हुआ न्यूक्लियॉन्स। एंड फिर हमने जो एक्चुअल जब कैलकुलेट किया, जब हमें एक्चुअल वजन से पता चला कि पूरा मास, न्यूक्लियस का मास कितना है, तो वो कुछ अलग आता है न्यूक्लियॉन्स से। तो मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये हमारा होता है मास डिफेक्ट। बस इतना समझ लो बहुत है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा वक्त है नहीं, तो उतना दिमाग मत खटाओ अभी। डिफिनेशन आपसे पूछेगा वो लिख देना, आपके लिए वो हो जाएगा। बाकी समझने के लिए तो हमारे पास वक्त ही वक्त है, समझ लेंगे। इतना समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके। दूसरी बात है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट ए न्यूक्लियस। पीछे क्या था? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का काम क्या है? जो हमारे पास प्यारे प्यारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इन लोग दोनों को साथ में रखना। लेकिन अगर इसको आपको तोड़ना है, इनके बीच में दरार पैदा करनी है, जिसको करने में आप काफी इंटरेस्ट लेते हो, है ना? मुझे पता है आप मुस्कुरा रहे हो अभी स्क्रीन के पीछे, लेते हो कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन साथ साथ क्यों है, मुझे तो प्रोटॉन को अलग करना है, न्यूट्रॉन को अलग करना है। तो उसके लिए आपको चाहिए बाइंडिंग एनर्जी। जितनी एनर्जी आपको चाहिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग अलग करने के लिए, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इसका नाम बाइंडिंग एनर्जी इसलिए है क्योंकि ये जो ऑलरेडी से जो चीज बाइंड है, उस बाइंड को आप तोड़ रहे हो, बॉन्ड को तोड़ रहे हो, इसलिए इसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी। ओके। अब ये E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, फिर से आया हमारा ए इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये हमारे पास। तो मास डिफेक्ट का कंसेप्ट ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये जो मास डिफेक्ट हमने देखा है कि भाई न्यूक्लियस इतना, न्यूक्लियस इतना, ये गया तो गया कहाँ? तो वो हमारा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से ही पता चलता है कि कुछ तो अलग हुआ है। हमने न्यूक्लियस जोड़ के देखा है इतना होना चाहिए, बाद में पता चला न्यूक्लियस का मास इतना है, तो वो घटा कैसे अपने अकॉर्डिंग? तो वो एक्सप्लेन होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। उसको अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वरना वो अलग सेपरेटली एक टाइम ले लेगा, क्योंकि उतना आपको जरूरत है नहीं। आपसे बस वही पूछेगा व्हाट इज मास डिफेक्ट, लिख देना, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी लिख देना, काम खत्म, नंबर मिला, घर निकलते हैं। चलो। अब न्यूक्लियर फिजन। तो फिजन के मतलब होता है टूटना। देखो, स्प्लिटिंग ऑफ ए हेवी न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियस। अब एक बड़ा सा न्यूक्लियस था, ठीक है, इसको अपने मारा एक हथौड़ा, जैसे जियान मारता है, एक डोरेमोन का एपिसोड देखा है उसमें, इसमें जियान हथौड़ा मारता है, ठीक है, ये नोबिता के सर में मारता है या कहीं मारता है, उसको बस सितारा निकलता है, बड़ा बड़ा सितारा, है ना? तो इसको तोड़ के आपने दो छोटे छोटे बना दिए, वैसे हथौड़ा मारा, दो छोटा न्यूक्लियस बन गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियस का टूट जाना। अब एग्जाम्पल है यूरेनियम -2 नहीं, यूरेनियम 235, यानी कि यूरेनियम का एटॉमिक मास 235 हो, उसका फिजन वो टूटता है। एप्लीकेशन का है इसका एटॉमिक बम्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो ये टूटेगा, जब ये टूटता है तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या होता है? देखो, एक प्रोसेस, इसको तोड़ने के लिए एक हाईली स्पीड न्यूट्रॉन चाहिए हमें। न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड में होता है, वो आके से टकराता है, ये यूरेनियम टूट जाता है। अब ये फर्दर यूरेनियम जब टूटा तो ये दो हिस्से में टूटेगा, इससे दो अलग अलग चीज बनेंगी। मान लो एक ए बना, एक बी बना, ठीक है, हमें इस ए और बी से उतना मतलब नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स और बनते हैं। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन्स है, ये एक न्यूट्रॉन फिर एक यूरेनियम को पकड़ेगा, ये फिर एक को पकड़ेगा, ये फिर एक को पकड़ेगा, और जब इसने एक पकड़ा तो ये जो न्यूट्रॉन है ये इसको मारेगा, फिर यहाँ से 3 और न्यूट्रॉन्स जनरेट होंगे।
फिर यहाँ पे भी 3 और न्यूट्रॉन्स जनरेट होंगे, यहाँ पे भी 3 और न्यूट्रॉन्स जनरेट होंगे। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसमें एक चेन रिएक्शन बनता है और इसीलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग नहीं करते, हम लोग ऐसा काम नहीं करते, मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो भी कंट्रीज़ है वो करती है, बम बना के रखती है, तो बम में ही फंडा होता है। एक बस न्यूट्रॉन का काम है, न्यूट्रॉन को छोड़ो, वो जाकर के एक यूरेनियम को बम्बार्ड करेगा, तो 3 न्यूट्रॉन बना, फिर वो 3 से 9 बनेगा, 9 से 27, 27 से 84, 84 का आगे मुझे नहीं आता, आप कर लेना कहीं। ऐसा होगा वो, इसलिए वो पार हो जाता है फिर। और जितनी बार न्यूक्लियस टूटेगा उतनी बार एनर्जी निकलता है और वो एनर्जी बहुत डेडली होती है। और न्यूक्लियस के टूटने का मतलब है कि रेडिएशन भी निकल रहा है, इसलिए ये एटम बम में काम आता है। आगे चले, इसका उल्टा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या, तो तोड़ रहे थे तब जोड़ेंगे, तो जोड़ने का काम हम जैसे लोग करते हैं, आप तो में से तोड़ते ही रहते हो आप लोग। तो हम लोग जोड़ेंगे न्यूक्लियस को। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई इनटू हेवी न्यूक्लियाई, छोटा सा न्यूक्लियस था, छोटा सा था जिसको हमने तोड़ दिया, उसको हमने मिलाया और मिला करके एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना दिया। लेकिन इन दोनों को जोड़ना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि बस हम गए, इसको बोला एक इधर लाओ जोड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो दो न्यूक्लियस को आपस में जोड़ने के लिए, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है जो हमें नॉर्मल रिसोर्सेज से नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें पहले न्यूक्लियर फ्यूजन कराना पड़ेगा, यानी कि पहले हमें न्यूक्लियस को ब्रेक करना पड़ेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होगा, उसके थ्रू जो एनर्जी निकलेगा वो इतना अमाउंट में एनर्जी होता है जिसको यूज़ करके हम न्यूक्लियर फ्यूजन करा सकते हैं। पहले तोड़ो उसके बाद जोड़ो, फिर जब जुड़ जाए फिर तोड़ो उसके बाद फिर जोड़ो, ऐसा कुछ चलता रहता है। सिंपल भाषा में इतना समझो कि न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए आपको जितनी अमाउंट की एनर्जी चाहिए, वो अमाउंट की एनर्जी आपको न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू मिल सकती है। ये क्लियर है? अभी अदर रिसोर्सेज भी शायद डेवलप्ड हो चुके हैं, आई डोंट नो अबाउट इट, बट बुक में ये इन्फॉर्मेशन आपकी दी गई है। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन फ्यूजन इन द सन। तो फ्यूजन होता है हमारा सन में, आपको पता है। हाइड्रोजन फ्यूजन सन में देखने को मिलता है, वहाँ आवाज़ बहुत होती है क्योंकि सन में तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ना, वहाँ पे एनर्जी तो भंडार है एनर्जी का, चलता ही रहेगा। ओके। और एक चीज़ और है जो शायद आपको ना दिख रहा हो, कि मैं दिखा दे, यहाँ तक आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। इसके आगे एक और चीज़ है, एक पॉइंट लिखा है जिसमें ये लिखा है कि रिलीज मोर एनर्जी देन फ्यूजन। ये फ्यूजन से ज़्यादा एनर्जी देता है आपको। ठीक है, रिलीज मोर, कहाँ गया भाई, लिखा क्यों नहीं रहा? ठीक है, आप खुद लिख लो, रिलीज मोर एनर्जी देन फ्यूजन। तो फ्यूजन से ज़्यादा एनर्जी कहाँ मिलती है आपको? फ्यूजन में। तो फ्यूजन माने टूटना, फ्यूजन माने जुड़ जाना। खत्म, आगे चलते हैं। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसका काम कहाँ है भाई, कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नुकसान है, फायदा भी है। पहला फायदा मेडिकल में होता है, कैंसर ट्रीटमेंट विद कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है हमारे पास, जिसका यूज़ कैंसर ट्रीटमेंट में होता है। यानी कि कैंसर ट्रीटमेंट में जो कैंसर के जो हमारे पास सेल्स हैं उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं परमानेंटली यूजिंग रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिविटी में जो रेडिएशन निकलती हैं वो रेडिएशन कैंसर के जो हमारे प्राणी हैं, जो सेल्स है, उसको मारा जा सकता है उससे। ठीक है, ओके। दूसरी बात, कार्बन डेटिंग, जिसको एज ऑफ फोसिल्स बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी का यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। अभी जो चीज़ें, अगर ये बाबा आदम की है, यानी बाबा तो मतलब वही कभी किसी टाइम का वो बहुत पुराना है, 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, कैसे पता करेंगे? रेडियो एक्टिविटी थ्रू रेडिएशन पास करेंगे कुछ प्रोसेस उसका, तो कार्बन डेटिंग बोलते हैं, उससे पता चल जाएगा कि ये कितना साल पुराना है। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा था अपने टाइम पे, तो मैं समझा था कार्बन डेटिंग मतलब कार्बन कार्बन आपस में डेट करने गए। तो खैर, क्या कर सकते हैं, इनोसेंट माइंड कुछ भी समझ लेते थे हम लोग। ओके, चलो ठीक है। तो तीसरा है एग्रीकल्चर में यूज होता है, एग्रीकल्चर सॉइल फर्टिलिटी एंड फूड प्रिजर्वेशन। तो फर्टिलिटी में होता है सॉइल का फर्टिलिटी बचाना, जरखेजी उसका, एंड फूड प्रिजर्वेशन में रेडियो एक्टिविटी का यूज होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नुकसान है, फायदे भी हैं, बट में कुछ हादसे भी हुए हैं हमारे हिस्ट्री में, जैसे कि देख लो। पहला एक हादसा हुआ था हमारा ये, दूसरा कलर यूज करते हैं हम लोग, एंड कलर चेंज करते हैं, ब्लैक कलर लेते हैं। ओके, तो ये कैरनोबिल जो है, कैरनोबाइल एक हमारा जो होता है चेरी टाइप का कोई फ्रूट, वो मैंने यहाँ इसलिए रखा है कि ताकि कोई ये नाम याद रहे, भूल जाते हैं बहुत कोई। तो कैरनोबिल डिजास्टर 1986 में हुआ था, इतना याद रखो। कॉजेस एंड सीक्वेंसेस बुक से पढ़ लेना छोटा बहुत। ओवरऑल नुकसान तो वही है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और इसका असर भी बहुत समय तक रहा, जिससे कई नस्ल भी बर्बाद हुई, क्योंकि रेडिएशन पूरी तरीके से फैल चुका था। मतलब वो जो न्यूक्लियर प्लांट था,
चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर प्लांट था वहां पर ही हादसा हुआ था और उसकी वजह से वहां से रेडिएशन रिलीज हुए थे। क्लियर है? ओके। दूसरा हमारा हुआ था फुकुशिमा हादसा हो गया था। ओके, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको जान लेनी। इसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेना किताब में, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। और इसके अलावा कुछ सवालों का जवाब दे दो मेरा, मुझे बहुत खुशी होगी। पहला सवाल आप पढ़ो, क्या है आपके स्क्रीन पर कि विच रेडिएशन इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। कौन सी रेडिएशन इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती। ये मुझे पता चला अभी कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज नहीं बताई अल्फा बीटा और गामा के बारे में ना, प्रॉपर्टीज कुछ कुछ बताई, सारी नहीं बताई। ठीक है। अब देखो ये बताओ मुझे, कॉमन सेंस वाली बात करते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा चीज रिफ्लेक्ट करेगा ये मुझे बताओ आप। बहुत कॉमन से सेंस की बात है। आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वहां पर चार्ज है, तो चार्ज की वजह से तो वही डिफ्लेक्ट होगी जिसके पास चार्ज होगा, जिसके पास चार्ज ही नहीं वो क्यों डिफ्लेक्ट होगा। तो विच इज नॉट डिफ्लेक्टेड, तो वो हमारा कौन है, ये हमारा है गामा रे। तो गामा रे हमारा आंसर होगा क्योंकि गामा के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। तो अल्फा बीटा के पास चार्ज है, वो डिफ्लेक्ट होगा। ओके, मान लो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक प्लेट है, ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे हम अल्फा को भेजते हैं, अल्फा अल्फा हमारा अल्फा गया, तो अल्फा में पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, तो पॉजिटिव है तो वो नीचे डिफ्लेक्ट करेगा नीचे की तरफ। अगर आप बीटा भेजोगे तो वो नेगेटिव चार्ज है वो जाके ऊपर डिफ्लेक्ट होगा। गामा भेजोगे तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मैं निकलता हूँ, चलते बनेगा वो, तो गामा डिफ्लेक्ट नहीं होता। तो व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक नंबर ड्यूरिंग बीटा डीके। बीटा निकलता है तो क्या होता है, बोल रहा है डिक्रीजेस बाय 2, इंक्रीजेस बाय 1, या फिर रिमेन्स अनचेंज डिक्रीज बाय 1। तो इसका आंसर मैंने बताया था क्या होता है, अगर बीटा निकला है तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है। इसका आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ओके चलो, तो प्रॉपर्टीज मैंने बता ही दिया, लगभग सब वही होता है, एक बार फिर से बताता हूँ, लिख लेना कुछ। अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है और हीलियम के जैसा उसका कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। दूसरी बात, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेगा किधर, नेगेटिव साइड पे। ओके। तीसरी बात ये कि ये हेवी होता है, तो पता बताया मैंने पहले, ये हेवी होता है। तो ये हेवी होने की वजह से इसका पेनिट्रेशन पावर कम होता है। हो गया? ओके। पेनिट्रेशन पावर कम है, इसका स्पीड भी कम होता है। दूसरा बीटा में होता है, बीटा नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के जैसा रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको भेजेंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। तीसरा, इसका जो रफ्तार है वो अल्फा के मुकाबले में ज़्यादा होता है लेकिन गामा के मुकाबले में कम होता है, क्योंकि इसका जो वजन है वो अल्फा के मुकाबले ये कम हल्का है, कम हल्का है। तो ये आपका ज़्यादा रफ्तार है, मूवमेंट करता है। हो गया? और इसका पेनिट्रेशन पावर अल्फा से ज़्यादा है लेकिन गामा से कम है। क्लियर? गामा के बारे में बात करते हैं, लिखते चलो साथ साथ। गामा में कोई भी चार्ज नहीं होता है। दूसरी बात, गामा सबसे ज़्यादा हल्का है। तीसरी बात, गामा की जो लाइट स्पीड है, गामा की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर है, वो लाइट की स्पीड से चलती है। चौथी बात, इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। यही प्रॉपर्टी से देख लेना। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है। चलो, ओके। तो फॉर्मूला समरी आप देख लो। बाइंडिंग एनर्जी E इज इक्वल टू mc²। रेडियो एक्टिविटी डी के लॉ। ओ छोड़ो, इसको छोड़ो, ये मैंने क्यों लिखा है, छोड़ो छोड़ो, ये एक्सप्रेशन है ही नहीं आपके सिलेबस में, मैंने शायद गलती से लिख दिया इसको यहाँ पर। एनर्जी मास इक्विवेलेंस, एनर्जी और मास में कन्वर्जन जो होता है वो E इज इक्वल टू mc² में ही है आपका। ठीक है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रहा है, यही चीज़ है, खत्म। कुछ है नहीं, कंक्लूजन बस वही है। समरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस कंसेप्ट, हमने पूरा एटॉमिक न्यूक्लियस ही समझा इस चैप्टर पे। फिर इंपॉर्टेंस है हमारा साइंस टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने आपको बताया, एप्लीकेशंस मेडिकल फील्ड में भी हो रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी, डे टू डे लाइफ में भी कहीं कहीं पर होता है, बस सही, और कुछ है नहीं। ये चैप्टर छोटा था, मैंने पहले ही बताया, इसलिए जल्दी हमने इसको निपटा दिया। यहाँ पर हमारा फिजिक्स का पूरा पोर्शन खत्म हो जाता है 7-6 दिन के अंदर ही। एक चैप्टर और है, पहला चैप्टर वो छोटा, उसको निपटा देंगे तो 7 दिन में वो काम खत्म। उसके बाद और 7 से 8 दिन हमें लगेंगे पूरा केमिस्ट्री पार्ट निपटाने में, यानी कि 15 दिन हो गया। उसके बाद हम 5 दिन और एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया क्यों करेंगे। न्यूमेरिकल्स, कुछ डेरिवेशंस एंड कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को प्रैक्टिस, और थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ट्रिक्स बताएंगे इस तरीके से, जो आपके पास रिएक्शंस उसको याद रखना है। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठंड से बच के रहिए। हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।